नमस्कार दोस्तों। कि रिकीज़ा क्या है और रिकीज़ा का एम क्या है, रिकीज़ा का उद्देश्य क्या है और रिकीज़ा आगे करना क्या चाहता है। एक चीज आप सभी लोगों को जरूर क्लियर हुई होगी कि रिकीज़ा एक टेक्नोलॉजी है, ना कि सिर्फ एकमात्र एक कॉइन। रिकीज़ा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले भविष्य के अंदर इस पूरे मार्केट के ऊपर कब्जा कर सकती है। वो दो तरीके से आप लोग रिएक्ट कर सकते हो। पहला तरीका, जो कि एक आम इंसान का है, सिंपल सा तरीका है कि हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया, लेकिन 2 घंटे के अंदर ये चीज नहीं हुई। और दूसरा एक ऐसा तरीका जो सामान्य लोग से ऐसा बन रहा है जिसके लिए या जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, तो वो रिएक्ट कैसे करेगा इसका इसकी नॉलेज नहीं है। और इसकी नॉलेज ना होने की वजह से ऑब्वियसली वो जो चीज 2 घंटे में होनी थी वो थोड़ा सा टाइम ले चुकी है। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। कोविड आप सभी लोगों ने देखा होगा। दुनिया के अंदर जब कोविड 19 आया, कोविड 19 में सबसे पहले एक दिन के लिए लॉकडाउन लगा। क्या हिंदुस्तान के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर या चाइना के अंदर या यूके के अंदर जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, क्या उनको नहीं पता था? क्योंकि उनके लिए वो जो कोविड है वो काम कैसे करेगा इसकी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार दुनिया में हुआ था। 15 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया। 15 दिन के बाद फिर से 15 दिन के लॉकडाउन लगाया गया और 2 साल तक लगातार पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंधेरे में रही। कभी 6 महीने, कभी 1 महीने खोल दिया गया, फिर 3 महीने लगा दिया गया। ओवरऑल 2 साल तक के लिए आप सभी लोगों का बिजनेस स्ट्रक हो गया। 2 साल तक दुनिया ठहर सी गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों ने उस कोविड के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। इंसान कुछ भी कर सकता है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बस उसको जानने में और समझने में देर हो सकती है। सेम टू सेम सिचुएशन हमारी टेक्निकल टीम के साथ है। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आज से पहले किसी ने भी काम नहीं किया। आज से पहले किसी ने भी काम नहीं किया, और किसी ने भी काम न करने की वजह से उस टेक्नोलॉजी का रिएक्शन कैसा आएगा ये किसी को भी नहीं पता, इवन हमारी टेक्निकल टीम को भी नहीं पता। तो सोच के देखिए कि हम दुनिया में एक नई चीज लेकर के आ रहे हैं, और जो भी दुनिया में नई चीज लेकर के आता है वो एक बार नहीं 100 बार फेल जरूर होता है, लेकिन वो कामयाब भी होता है। आज की डेट में बल्ब जो हमारा ट्यूबलाइट है, बल्ब है, बनाना आसान है, लेकिन उस पहले इंसान से पूछ के देखो जिसने 10,000 बार फेल्योर झेला उसके बाद बल्ब बनाया। आज की डेट में हवाई जहाज बनाना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हवाई जहाज बनाती है, लेकिन उस इंसान से जाकर के पूछो जिसने पहली बार हवाई जहाज बनाया और कितनी बार क्रैश किया। आज की डेट में रॉकेट बनाना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी कंपनियां रॉकेट बनाने के बिजनेस में लग चुकी हैं। उस इंसान से जाकर के पूछो जिसने पहली बार रॉकेट बनाया। लेकिन आज उन लोगों को कौन जानता है जो बनी बनाई चीजों को मार्केट के अंदर बना रहे हैं? कोई भी नहीं जानता। लेकिन दुनिया का पहला हवाई जहाज किसने बनाया इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक इंसान जानता है। दुनिया का पहला बल्ब किसने बनाया इस मीटिंग में बैठा हुआ हर शख्स जानता है। सेम उसी तरीके से रिकीज़ा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन आएगी, फिर से थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है, फिर उस समस्या का समाधान करेगी। लेकिन एक दिन ऐसा भी रिकीज़ा की जिंदगी में आएगा जब लोग ये बोलेंगे कि ये रिकीज़ा है जिसने वास्तव में टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लेकर के आए, जिन्होंने वास्तव में टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं वो दुनिया को सिखाया। दोस्तों, इतिहास उठा करके देखो, आप जब भी कोई भी नया काम करोगे उसके अंदर आपको हमेशा हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन दुनिया उसी इंसान को पहचान पाई है जिसने उन प्रॉब्लम को, उन जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकाल करके आपको चीजें डिलीवर की हैं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को डेमो दिखाया, डेमो देखने के बाद एक तो विश्वास आप सभी लोगों के जहन में आया होगा कि हमारी जो टेक्निकल, उन्होंने डेवलप सब कुछ करके रखा हुआ, सब कुछ डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नया डेवलप करना है या कुछ भी हमें लेकर के आना है, नया बनाना है, सब कुछ पहले से डेवलप्ड है। सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के पीछे, इंटीग्रेशन जब करने जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, और उन एरर्स को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि भविष्य में आप सभी लोगों को प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है। और इतना डिले भी नहीं हुआ
कि आप सभी लोग थोड़े से बेचैन होने लग जाएं। आज मैं मीटिंग में आज फील कर रहा था कि कुछ लोग हैं जो बेचैन हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। पिछले 2 साल जब कोविड आया और कोविड के टाइम पे जब हम सभी लोगों का बिजनेस, हम सभी लोगों की नौकरी पूरी तरीके से ठहर गई थी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस बिजनेस को छोड़ दिया। अगर आपका आपका बिजनेस होटल इंडस्ट्री का है तो क्या आपने अपनी वो होटल इंडस्ट्री छोड़ दी? सिर्फ 2 साल, 2 साल का वक्त बहुत बड़ा लंबा होता है। अगर आप आड़ती हैं तो आपने 2 साल आपका काम बंद हुआ और उसके बाद जब बिजनेस फिर से स्टार्ट हुआ तो क्या आपने वो अपना बिजनेस छोड़ दिया? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, 2 साल का स्ट्रक आया, 2 साल का एक ऐसा दौर आया जिसमें आपका काम नहीं चला, तो क्या आपने वो बिजनेस छोड़ दिया? यहाँ तो हम 2 साल की बात भी नहीं कर रहे दोस्त, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, इससे ज्यादा हम बात भी नहीं कर रहे। और हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जिस बिजनेस के अंदर जो बचपन से आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर अब से तब से लेकर के और अब तक जितना पैसा आप सभी लोगों ने कमाया, उतना पैसा आप 6 महीने के अंदर यहां से कमा रहे हो। यानी कि 6 महीने अगर किसी ने भी हमारे बिजनेस के साथ काम कर लिया, वो अपने पुराने सालों वाले बिजनेस से ज्यादा पैसा इस 6 महीने के अंदर कमा चुका है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर वो अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए डेली का कमाता था, तो आज वो यहाँ से 1.5 लाख रुपए डेली कमा रहा है। और सिचुएशन नॉर्मल है। कोविड-19 की सिचुएशन तो वो थी जब आपका ऑफिस जाना ही बंद हो गया था। हमारे यहाँ पर विड्रॉल तो चल रहा है, हमारे यहाँ पर पे आउट जनरेट हो रहा है, हमारे यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, डेली लोग नहीं जुड़ रहे हैं, डेली का कारवां बढ़ता चला जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ माइंडसेट का और साइकोलॉजी का अंतर है। एक छोटा सा अंतर और मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा लाइव। आज का अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। केरल के अंदर मेरे एक लीडर के साथ बात हो रही थी। केरल के लीडर का एक सवाल था कि सर हमारे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है, ना कोई अचीवर है, ना ही कोई रिकीजा को ज्यादा जानता है। आपके हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर तो हम देखते हैं रोज गाड़ियां निकल रही हैं, वहां पे माहौल बना हुआ है। हम कैसे काम कर पाएंगे? हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर माहौल क्रिएट करवा के दीजिए या किसी को भेजिए। अभी उसकी सोच थी कि केरल के अंदर रिकीजा को जानने वाले लोग कम हैं और हरियाणा पंजाब के अंदर रिकीजा को जानने वाले लोग ज्यादा हैं, इस वजह से हरियाणा और पंजाब में काम करना आसान है। लेकिन इस सोच का दूसरा पहलू भी तो देखा जा सकता है। इस सोच का दूसरा पहलू ये कहता है कि हरियाणा पंजाब में तो जानने वाले बहुत हैं, वहां पर काम करना मुश्किल है, लेकिन केरल के अंदर सिर्फ मैं अकेला बंदा हूं और मैं अकेला बंदा इस केरल के अंदर जब खड़ा होऊंगा तो पूरा का पूरा केरल और पूरा का पूरा साउथ एक दिन मेरे नीचे आएगा। दोस्तों, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। उस सिचुएशन को आप किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप आज भी औसत जीवन जीते हो, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं। इस मीटिंग में बैठे हुए कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक औसत स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? इस मीटिंग में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बिटिया की शादी एक औसत इंसान से करना पसंद करेंगे? इस मीटिंग में बैठे हुए कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपनी औसत जिंदगी जीना चाहते हैं और अपनी वाइफ को एक औसत जिंदगी देना चाहते हैं मरते दम तक? शायद ही कोई ऐसा होगा। फिर हम औसत क्यों बने रहे? जब हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिचितों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की जरूरत होती है, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं बनते? हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारी साइकोलॉजी एक तरीके से दरवाजे के अंदर बंद करके रखी गई है। हमारी सोच दरवाजे के अंदर बंद करके रखी गई है। पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता कि जिंदगी को जीना कैसे है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है कि बाबू कैसे बनना है, क्लर्क कैसे बनना है, आईएएस कैसे बनना है, पीसीएस कैसे बनना है, नौकरी कैसे करनी है और ऑर्डर कैसे लेना है, ऑर्डर देना कैसे है। कोई भी यूनिवर्सिटी हमें नहीं सिखाती। और जो लोग, किसी को भी आप उठा करके देख लीजिए, जो लोग कम पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने कम पढ़ाई की होगी, वो लोग 90% शिखर के ऊपर आपको मिलेंगे। क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि हमें सिर्फ नौकरी दिखाई देती है। माइंडसेट ही चेंज कर दिया जाता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी लोगों से और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुतुब मीनार देखा है? या ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने
कितने लोग हैं जिन्होंने मुंबई का ताज होटल देखा है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने एरिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग देखी है? मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान अपने एरिया की अच्छी बिल्डिंग को जरूर देखता होगा। उस बिल्डिंग को देखने के बाद आपके मन में ख्याल क्या आते हैं? उस बिल्डिंग को देखने के बाद आपके मन में ख्याल आता है, यार कितनी बड़ी इमारत, कुतुब मीनार की इतनी बड़ी इमारत बना दी। आज होटल मुंबई को देख करके ख्याल आता है, यार कितना आलीशान भव्य इमारत बना दी उस टाइम में जब कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्या किसी के मन में ये ख्याल आता है कि ये जो इमारतें पिछले सैकड़ों साल से खड़ी हुई हैं, इनकी इमारत के जमीन के नीचे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नींव? क्या कोई उस नींव को देख पाता है? क्या किसी ने भी उस नींव की आज तक तारीफ की है? कोई भी एक इंसान आप मेरे को बता दीजिए जिसने ये बोला हो कितनी मजबूत नींव है इस कुतुब मीनार की, जो एक कुतुब मीनार खड़ी हुई है। कितनी मजबूत नींव है उस ताजमहल की जिस नींव के ऊपर ये ताजमहल खड़ा हुआ है। एक भी नहीं मिलने वाला आपको। हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच सिर्फ उस चीज के ऊपर जाकर के फोकस हो जाती है जो हम अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे होते हैं। लेकिन उस चीज के पीछे, उस सिचुएशन के पीछे कितने लोगों ने, उस नींव ने, सोच के देखिए, उस नींव ने सैकड़ों साल से उस ताजमहल का बोझ अपने कंधों पर लिया हुआ है, लेकिन उस नींव को कोई नहीं जानता। सेम टू सेम हमारी टेक्निकल टीम है, कोई नहीं जानता उसको। आप मुझे जानते हैं, राजीव जी को जानते हैं, मोहित सर को जानते हैं, हमारे कोर मेंबर्स को जानते हैं, सबको जानते हैं, और आप हम जैसा बनना भी चाहते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए उस टेक्निकल टीम के बारे में, सोच के देखिए जो अपना दिन रात एक कर देते हैं। उस टेक्निकल टीम के कंधों पर हम सभी लोगों का भार है। हम करीब करीब 9 लाख लोगों का भार है। और अगर मैं बात करूं उन 9 लाख लोगों की, तो उन 9 लाख लोगों को आगे कैसे लेकर के जाना है, ये भी उन्हीं टेक्निकल टीम के कंधों पर है। हमारे और आपके कहने से, हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होता। उसके बावजूद हम अपनी नींव कमजोर कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम टेक्निकली डिले हैं, हम टेक्निकली लेट हो रहे हैं। हम लेट नहीं हो रहे, हम टेक्निकली बहुत फास्ट हैं। इथेरियम 1.5 साल लगा देगा अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने में। बाकी के कॉइन भी लगातार टाइम लेंगे अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने में। लेकिन रिकीजा दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉइन है जिसने टेस्ट नेट से मेन नेट पर आने में सिर्फ 6 महीने लगाए और 6 महीने के अंदर अपनी मेन नेट लॉन्च कर दी। रिकीजा दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉइन है जिसने टेस्ट नेट के ऊपर 6 महीने के अंदर 10 लाख ट्रांजैक्शन करके दिखा दी। रिकीजा दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो मेन नेट के ऊपर 9 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के मूव करेगा। आप सभी लोगों की मेहनत है, उसके बाद भी आप सभी लोगों को रिकीजा के ऊपर डाउट होता है। तब जब रिकीजा ने सिर्फ आपके 2 महीने का समय लिया, और वो भी बैकर कम्युनिटी ने आपको हमेशा फोकस किया। बैकर कम्युनिटी कभी बंद नहीं हुई, हमेशा पे आउट आपको मिला, हमेशा आपको सारी सर्विसेज मिली, हमेशा हमारी ये मीटिंग चली। एक भी दिन हमारी जो मीटिंग बंद नहीं हुई, एक भी दिन हमारे 15 लोग ऐसा नहीं हुआ कि वो घर में बैठे हैं। एक भी दिन, अगर मैं पंकज जी की बात करूं, लगभग आज की डेट में टोटल फैमिली मेंबर्स में से कम 4 से 5 लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं। वो पंकज आर्यन 4-5 हॉस्पिटलाइज्ड लोगों को 1 घंटे के लिए शायद कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे कि मैं मीटिंग के अंदर जा रहा हूं। उन्होंने फिर भी एक भी दिन मीटिंग को नागा नहीं किया। अगर यही ललक, यही जोश, ऐसा ही उत्साह अगर आपका रहेगा, तो फिर सफलता तो झक मार के आएगी। और सफल होना है यहाँ पर, क्योंकि मैं लगातार एक ही बात बोलता हूं, हम 150 करोड़ की आबादी के अंदर रहने वाले लोग हैं।